बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मामला एक खत का है, वज़ीर आज़म कटहरे में होंगे। वज़ीर आज़म कल पेश होंगे अदालत उज़्मा के सामने और रूबरू अपनी सफाई देंगे कि आया उन्होंने तौहीन अदालत की या नहीं की। उन पे 62, 63 की शिक जी लगेगी, एच लगेगी या कुछ नहीं लगेगा। इजलास मुलतवी हो जाएगा या नहीं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनके वकील वो होंगे जो कि एक तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह से इतना बड़ा केस लड़ेंगे, और वो हैं जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब का कहना है कि इस्तिस्ना हासिल है सदर को, इसके हवाले से कोई बात नहीं हो सकती। और उनका ये कहना भी है कि वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत क्या की है, इसका फैसला भी करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने तौहीन अदालत की या नहीं की। इसके साथ साथ आज कल से एक मुहिम्मा बना हुआ था कि वज़ीर कानून कौन होगा। बाबर अवान साहब ने अपनी शेरवानी तैयार कर रखी थी और उसके साथ साथ उनके शेर भी जो थे वो बड़े वलवला अंगेज शुरू हो गए थे ट्विटर के ऊपर। लेकिन अचानक पता चला कि वो वज़ीर कानून नहीं बन रहे। कहा यह जाता है कि जनाब एतजाज़ एहसन साहब ने वज़ीर आज़म को कहा कि अगर ये वज़ीर कानून हुए तो ये मामला ठीक नहीं हो पाएंगे, और वो भी शायद उनके लिए सफाई बेहतरीन तरीके से पेश ना कर सके अदालत के सामने। इसीलिए वज़ीर आज़म ने सदर से कहा और सदर ने उनको वज़ीर नहीं बनाया। अभी तो एक तवील रुखसत के ऊपर चले गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एतजाज़ साहब ये केस लड़ेंगे तो उनके ग्राउंड्स क्या होंगे। क्या इंडेमनिटी की बात जो कि मुशर्रफ के ज़माने में जनरल मुशर्रफ के लिए हुई थी वो होगी, या फिर इस्तिस्ना के हवाले से बात होगी। और अगर ये नहीं होगी तो तौहीन अदालत के हवाले से वो अदालत के सामने क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। लेकिन नाज़रीन, शाहराए दस्तूर पर कल तारीखी लम्हात होंगे जो कि आप सब देखेंगे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान NRO पे खत लिखने ना लिखने के मामले के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि ये तो पहले पता चलाया जाए कि NRO के खालिक कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि NRO के जो जिनके लिए हुआ उनको तो सजाएं दी जा रही हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया उनके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का ये कहना है कि मुशर्रफ को पाकिस्तान आते ही धर लिया जाएगा। ये वो तमाम मामलात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम जिस पे बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या मुशर्रफ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये भी देखेंगे कि वज़ीर आज़म कल कोर्ट में क्या कहेंगे, ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत पर किस तरह से असरअंदाज हुई NRO के मामले में। मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ अपने मेहमानान गिरामी को। मेरे साथ है जनाब शेख रशीद अहमद, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और उनके साथ हैं जनाब हमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, हम ख्याल से इनका ताल्लुक है। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और सेनेटर इसाक डार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम और सीनियर रहनुमा भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले शेख साहब आपके पास आऊंगी। कल होगा, कोई क़यामत नहीं टूटेगी, अच्छा, कोई बिजलियां नहीं गिरेंगी, कोई आंधी तूफान जल्जला। देखें एक माहौल है, माहौल बड़ा क्लियर है मेरे ख्याल में। देखें जो मैंने सियासत में सुना, देखा या जाना है कि एक वो वक्त था जब अनवर खालिद वकील केस लड़ रहा था नवाज शरीफ साहब का, और जब उनको केस जीते तो वो ज्यूरी और जो पूरा फोरम था वो कह रहा था काश आपके वालिद आज जिंदा होते और देखते कि आपने क्या खूब केस लड़ा है। और एक वही खालिद अनवर था, वही केस लड़ रहा था कुछ अरसे बाद, तो सबकी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और सबके चेहरे। देखें NRO की केस का खत लिखना सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत का मसला है। क्या सुप्रीम कोर्ट जिल्लत और रसवाई चाहते हैं अवाम की नज़रों में, या अपनी नज़रों में इमेज बिल्डअप चाहती है, अपनी बेहतरी चाहती है। और NRO का खत स्विस बैंक लिखने से कोई क़यामत नहीं आ जाए। मैं 2-3 प्रोग्रामों में कह चुका हूं, हमारे दौर में 2 आदमियों ने एसेट्स इनके इकट्ठे किए थे। अच्छा, ठीक है, जिसने आसफ जरदारी साहब के एसेट्स इकट्ठे किए थे वो थे इंटरनेशनल IAR, अच्छा, इंटरनेशनल एसेट रिसर्च ने इनके सारे एसेट्स इकट्ठे किए थे। और ब्रूट्स दूसरी कंपनी थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के एसेट्स इकट्ठे किए थे। इन्होंने इस ब्रिटिश एम्बेसडर ने वो सारे कागज कितनी पेमेंट पे लिए हैं IAR से मुझे नहीं पता, उसकी मिलियन में पेमेंट हुई है। ये सारा खाता गायब हो चुका है। अच्छा, नवाज शरीफ के कागज अभी तक उस कंपनी के पास पड़े हैं, वो उनका रेट बड़ा हाई हो गया है।
क्योंकि हम सारे सियासतदान, सारे तो नहीं, वो कुछ जिनका बाहर दुनिया में है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारी ज़हनी सोच और फलसफा टैक्स चोरों का है, नीचे से लेके ऊपर तक हम टैक्स चोर हैं। और आप ये कह रहे दोनों उसमें थे, मियां साहब का भी नाम ले रहे हैं और जरदारी। मैं एसेट्स का नहायत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आसफ जरदारी साहब का जो रिकॉर्ड था, वो ब्रिटिश एम्बेसडर जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ले गए, ठीक है, और उसकी फुटेज भी एक चैनल, जी हाँ, वो वाजिद साहब के बाद वाजिद शमसुल हसन वो ले गए। दूसरों के एसेट्स पड़े। अब ये मुल्क एसेट का वहां जो है स्विस बैंक में मैं यकीन से कह सकता हूं, बल्कि दावे से कह सकता हूं, आसफ जरदारी के खिलाफ कोई केस नहीं होना। आसफ जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अदालतों में कोई केस नहीं होना, जिस अदालतों में 6 साल तक सदर मुशर्रफ ने टिल लगा ली और आसफ जरदारी की एक पेशी नहीं करा सके। यानी 111 मीटिंग्स में आसफ जरदारी साहब ने किसी में हेल्थ सर्टिफिकेट भेज दिया, किसी में डेंटल का भेज दिया, किसी में फुट भेज दिया, किसी में कुछ, 111 पेशियां उन्होंने नल एंड वाइड करार दी। सही। और खुद मुझे अच्छा याद है, मैं उस खातून का नाम भूल चुका हूं, आप, उसने एक प्राइवेट मीटिंग में, आई वाज अ मिनिस्टर, ये बात कही कि क्या बात करते हैं आप स्विस के कोर्स पे, खुद तो आप आसफ जरदारी को एक मामूली सा भी कन्विक्ट नहीं कर सके किसी केस में, हमसे आप तोके रखते हैं कि हम आसफ जरदारी को सजा। ये खामे खाएगा, ये इतना बड़ा मसला है। इसका मसला है सिर्फ एक खत चिट्ठी सजनों के नाम, ना इस चिट्ठी से कोई नतीजा निकला है, सही, ना इस चिट्ठी से आसफ जरदारी को इतनी प्रैक्टिस बस ऐसे देखें, ये एक मसला है। और उनका ख्याल है कि अगर मार्च में हमारे साथ वहां एक टाइम शेड्यूल है, लोग कह रहे हैं कि मार्च तक अगर जाए तो ये केस दोबारा जान पकड़ सकता है। अगर स्विस को खत लिखा जाए मार्च तक तो शायद इसकी कोई हैसियत, इसकी उक्कत और इसका वक़्त या ये जान पकड़ी जा सकती है। अच्छा। और जो हमारे यहाँ की पोजीशनें हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के सियासतदानों की जितनी दौलत बाहर है, जिस जगह जहां है, ये इंटरनेशनल जो लोग हैं इनको पता है कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा। और दुनिया में ऐसे अब निज़ाम है, दुनिया में ऐसे अदारे हैं जो प्राइवेट ये जासूसी करते हैं कि भी कौन क्या कर रहा है, किसके साथ, और उनको हायर किया जा सकता है, उनसे मालूमात ली जा सकती है। इसी तरह एसेट्स रिसर्च के भी मालूमात इनके हैं। अच्छा, मियां साहब के कितने थे? क्योंकि डार साहब हमें सुन रहे हैं, उनके पास मैं डार साहब के सामने कही था। अच्छा। मुझे नहीं पता किसके कितने थे। मैं ये नवाज शरीफ साहब को खास तौर पर इसलिए सुना रहा हूं कि वो भी ले जाए वहां से कागज, बुरे वक्त का पता नहीं होता किस वक्त शुरू हो जाए। अच्छा, डार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डार साहब, शेख साहब की बात भी आपने सुनी और अभी हम दूसरे मसले पे भी बात करेंगे। एनआरओ भी है, लेकिन सेनेट के अंदर मुशर्रफ साहब के हवाले से बात हुई है कि आपको भी कोई वफाक को दरखास्त देनी पड़ेगी आर्टिकल 6 के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये ऐसे हीले बहाने वाली बात है, क्योंकि वफाक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है और कानून मौजूद है, और वो खुद बिल्कुल एक सिर्फ FIR कटानी है आर्टिकल 6 के हवाले से और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून करे या फिर वो मुफ्ती साहब की बात कर रहे हैं कि वो केस भी है, तो केसेस डिफरेंट की बात हो रही है। उसमें तो उन्होंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी पहले डिक्लेयर किया हुआ है बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, और पता नहीं कितने उनके केस होंगे। तो वो तो जाहिर है कि कानून विल टेक इट्स ओन टर्न। जहाँ तक एसेट्स का तल्लक है, मैं बिल्कुल शेख साहब से इत्तफाक करता हूँ कि जिसके भी हैं, मैं तो समझता हूँ कि उसको बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए। और हमारी पार्टी इसमें बिल्कुल क्लियरली बिलीव करती है कि जो रिसर्च है, ये जो भी है, ये शेख साहब उस वक्त हमारा हिस्सा थे जब ये फारूक लगारी साहब ने क्रॉल को एंगेज कर चुके थे 96 में, और उसके बाद 97 में जब गवर्नमेंट हुई तो ये भी मेरे साथ काबीना में हमारे साथी थे, और हमायूं साहब उस वक्त इन्वेस्टमेंट बोर्ड के थे। तो उस वक्त ये जो सारी चीज थी ये फारूक लगारी साहब ने शुरू की थी। इन्वेस्टमेंट बोर्ड का मैं था, आपने मुझसे ली थी इन्वेस्टमेंट बोर्ड उसके बाद में। अच्छा, नहीं, मैं 97-99 की बात कर रहा हूँ। 97-99 की शेख साहब बात कर रहा हूँ। अच्छा। जी, मैं वो आप 93 वाली बात कर रहे हैं, जब आप मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो 96 में फारूक लगारी साहब ने जब गवर्नमेंट को डिसमिस किया तो इंटरनेशनल एक फर्म है क्रॉल, जो कि ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसको उन्होंने एंगेज कर छोड़ा हुआ था ऑलरेडी। इलेक्शन तो बाद में होते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट बाद में आती है, और ये प्रोसेस लगारी साहब ने खुद ही इनके खिलाफ सारा शुरू कर चुके थे। तो दूसरा ये है कि अगर मुल्क के
लूटे हुए को पैसे हैं, तो हमारी पार्टी बिल्कुल इसमें बिलीव करती है कि जिसके पास कोई एविडेंस है वो बिल्कुल लाना चाहिए, कोर्ट में लेके जाए और मुल्क की लूटी दौलत जो है वो मुल्क में आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी तो है कि अभी जो उसमें दिया था, सोहेल बड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया था जिसका बार बार तस्करा भी होता है मियां साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये झूठे मुकदमात थे, तस्लीम किया उन्होंने खुद कि ये गलत मुकदमात जरदारी साहब के और बीबी के खिलाफ बने थे। नहीं, मैं तो ये तो मियां साहब इसका जवाब दे सकते हैं। देखें, ये एक तो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाए थे, सही। इसमें जैसे मैंने कहा कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान प्रोसेस शुरू हो चुका था। नजम सेठी साहब जो थे वो केयर टेकर मिनिस्टर थे और एहतसाब उनकी जिम्मेदारी थी। ये केसेस तमाम उस वक्त शुरू हो चुके थे, HGS को टेक्निक का भी शुरू हो चुका था, दूसरे केसेस भी शुरू हो चुके थे। और जब हमारी गवर्नमेंट फरवरी 97 में शुरू हुई तो ये प्रोसेस काफी आगे जा चुका था। तो ये वही प्रोसेस चल रहा है और इसमें अगर मुल्क की कोई भी है ABC, अगर किसी ने कोई यानी मुल्क से कोई एविडेंस है, उसने मुल्क का पैसा लिया है, मैं समझता हूं मुल्क का पैसा वापस होना चाहिए, उसमें कोई और जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कानून का अपना एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन शेख साहब तो ये कह रहे हैं कि मियां साहब के भी एहसासे वहां मौजूद हैं और आप मैंने ऐसे नहीं, आप अच्छा नहीं, मैंने ये कहा कि 2 कंपनियों से रिसर्च कराई गई, ठीक, जिसमें एक अदारा ने नवाज शरीफ के एसेट्स के बारे में इकट्ठी की, दूसरे ने आसिफ जरदारी के बारे में इकट्ठी की। मैंने ये नहीं कहा है, आपने ये मुझसे पूछा, मैंने कहा ये नहीं पता मुझे हैं या नहीं, ये आप उनसे पूछें। क्या वाकई उनके भी एसेट्स हैं वहां पे? देखिए आसमा, मियां साहब कई दफा कह चुके हैं कि अगर कोई उनके बारे में कोई है, अगर किसी के पास एविडेंस है, ये चौधरी निसार भी कह चुके हैं, हमारी पार्टी की लीडरशिप कह चुकी है, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ और उसको बिल्कुल आना चाहिए। अब तो यहाँ तक हो चुका है कि जर्मनी ने, UK ने जो अकाउंट नहीं भी ढूंढे जाते, उन्होंने मुआहदा किया है स्विट्जरलैंड के साथ। कई उनको यानी 1.5-2 साल लगे हैं और मसलन UK का मुआहदा जो है 19 से 24%, चाहे अकाउंट ना भी डिस्क्लोज है, उसका पैसा मुल्क को उनको वापस मिलेगा। तो हमें सारा प्रोसेस शुरू करना चाहिए। अगर जिस तरह के बड़े बड़े फिगर हम सुनते हैं, मेरे पास तो कोई उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है कि जी कोई कहता है $200 बिलियन है, कोई कहता है $500 बिलियन है, पता नहीं हवा से हर एक से दूसरे बढ़ के अगर है, तो इमेजिन करें कि अगर 19 से 24% भी इनका पैसा वापस आता है एवरेज, तो वो तो आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। सही बात है। लेकिन क्या फिगर ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन हमें उस तरफ जाना होगा। जो डार साहब, इंडिया तो जा रहा है ना, इंडिया तो चला गया है, इंडिया ने तो देखे शुरू कर दिया ये काम। मैं शेख साहब इसलिए कह रहा हूं, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि वो तो है कि जिनका आपको नहीं भी मालूम, अगर उनका है, अगर आप कामयाब हो जाते हैं आपने लीगल प्रोसेस में उनको कन्विंस करके, जैसे मैंने जैसे अर्ज किया UK कर चुका है, जर्मनी कर चुका है, तो उनको तो अगर उनके शहरियों के नहीं भी वो बताएंगे या उनको नहीं भी पता, उनको ऑटोमेटिकली वो पैसे मिलेंगे और वो अपने कस्टमर से लेके देंगे, नहीं अपने पास। आप हुकूमत में आएंगे डॉक्टर साहब तो फिर ही कुछ करेंगे ना, ये तो आपके आने के बाद है। लेकिन ये बताएं कि कल क्या होगा NRO के हवाले से, कल वजीर आजम जाएंगे, क्या हो सकता है इसके? देखिए, मैं तो गेस्ट की कर सकता हूँ। जाहिर है कि मैंने सुना है कि एतजाज हसन साहब की बात भी सुनी है, अभी उन्होंने थोड़ी सी अपनी डिस्टिंक्शन कर ली है अपने पहले जो उनका मौकफ था। जाहिर है कि जो वकील है, एक कत्ल का मुकदमा होता है, एक वकील कह रहा होता है वो बिल्कुल मासूम है, उसको बिल्कुल फारिग करे, दूसरा कह रहा होता है वो कातिल है। वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फैसला करता है कि वो मासूम है कि कातिल है। अब वो उन्होंने कहा है कि जी फौजदारी में उसमें है, उनको इम्यूनिटी है आइन के तहत, और जो सिविल केसेस हैं उसमें नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कई दफा कि अगर कोई इम्यूनिटी, जब हमारा ये पीछे चल रहा था बात, जब उसमें भी उनको वो एक पार्टी थे मेमो गेट में भी, तो उनका जवाब नहीं आया था, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया था कि उनको इम्यूनिटी है, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने इम्यूनिटी वो क्लेम करनी है तो क्लेम करे, आके हमसे कहे कि मेरी इम्यूनिटी है, फिर हम उसका फैसला करेंगे। तो हो सकता है कि अब क्योंकि एतजाज साहब ने फरमाया कि कुछ सरप्राइज कोर्ट के लिए भी रहने दें, तो पता नहीं कल क्या सरप्राइज वहां देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब सरप्राइज देंगे या वो देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया है। मियां नवाज शरीफ खुद 97-99 के टेन्योर में गए थे जब सजाद अली शाह ने बुलाया था, और आप वहां जा रहे हैं, और सिर्फ जाने तक महदूद ना करें। अगर हम इन ट्रू स्पिरिट चाहते हैं कि इस मुल्क को, देखिए ये डेमोक्रेसी को गालियां पड़ रही हैं, ये जमहूरियत नाकाम नहीं हुई।